तो चलिए एक सिचुएशन इमेजिन करते हैं। मान लीजिए सरकार डेटा की सुरक्षा के लिए एक नया कानून लाती है, लेकिन उस कानून की कोई बात लोगों के निजता के अधिकार से टकरा जाती है। अब क्या होगा? ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो अक्सर हमारी अदालतों के सामने आता है। एक तरफ है संसद की इच्छा से बना कानून और दूसरी तरफ है संविधान से मिला एक मौलिक अधिकार। तो इस पहेली को सुलझाया कैसे जाए? और यहीं पर जज निकालते हैं अपना एक सीक्रेट टूलकिट। इस टूलकिट को हम कहते हैं संवैधानिक सिद्धांत या कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्ट्रिन्स। ये कुछ ऐसे स्मार्ट अलिखित नियम हैं जिनका इस्तेमाल जज ऐसी मुश्किल कानूनी गुत्थियों को सुलझाने के लिए करते हैं। तो चलिए पहली प्रॉब्लम देखते हैं, क्या होता है जब कोई कानून ज्यादातर तो अच्छा है, बहुत जरूरी भी है, लेकिन उसका एक छोटा सा हिस्सा असंवैधानिक है। अब सवाल ये है कि क्या एक छोटी सी गड़बड़ी के लिए पूरे के पूरे कानून को ही फेंक दिया जाए? जरा सोचिए, अगर किसी के पैर में कोई खतरनाक इन्फेक्शन हो जाए तो क्या डॉक्टर पूरे इंसान को ही खत्म कर देते हैं? नहीं ना, वो सिर्फ उस खराब हिस्से को यानी पैर को हटा देते हैं ताकि बाकी शरीर सही सलामत रहे। हमारी अदालतें भी ठीक यही लॉजिक अपनाती हैं। इस कानूनी सर्जरी को कहते हैं पृथक्करणीयता का सिद्धांत, यानी डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी। इसका सीधा सा फंडा है, जो हिस्सा अच्छा है उसे बचा लो और जो हिस्सा संविधान के खिलाफ है उसे काट कर अलग कर दो, ताकि एक छोटी सी कमी की वजह से पूरा अच्छा कानून बर्बाद ना हो। इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है सेक्शन 377 का मामला। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ बहुत समझदारी दिखाई। उन्होंने पूरे कानून को खत्म नहीं किया, उन्होंने सिर्फ उस हिस्से को हटाया जो सहमति से बने समलैंगिक रिश्तों को गुनाह मानता था, क्योंकि वो मौलिक अधिकारों से टकरा रहा था। बाकी कानून जैसे का तैसा बना रहा। अच्छा, अब एक और मजेदार सवाल। हमारे देश में बहुत सारे कानून तो अंग्रेजों के जमाने के हैं, है ना? तो जब 1950 में हमारा संविधान लागू हुआ और लोगों को मौलिक अधिकार मिले, तो उन पुराने कानूनों का क्या हुआ जो इन नए अधिकारों के खिलाफ थे? तो यहीं पर आता है आच्छादन का सिद्धांत, या जिसे कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स। ये कहता है कि पुराना कानून मरता नहीं है, बस उस पर मौलिक अधिकारों का ग्रहण लग जाता है। वो एक तरह से सो जाता है, छिप जाता है, और अगर भविष्य में कभी उस मौलिक अधिकार को बदला या हटाया गया तो वो पुराना कानून उस ग्रहण से बाहर आकर अपने आप फिर से लागू हो जाएगा। तो अभी तक हमने देखा कि अदालतें कानूनों को बचाती कैसे हैं। अब बात करते हैं उन सिद्धांतों की जो ये पक्का करते हैं कि सरकार खुद अपनी हद में रहे और अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल न करे। ये विज्ञापन तो सबने ही देखे होंगे, है ना? गुटखे का ऐड तो कर नहीं सकते, तो कंपनियां क्या करती हैं? इलायची के नाम पर पूरा कैंपेन चला देती हैं। मतलब जो काम सीधे सीधे नहीं कर सकते उसे घुमा फिरा कर रहे हैं। कानून की दुनिया में भी सरकारें कभी कभी ऐसा करने की कोशिश करती हैं। और इसी चीज को रोकने के लिए है डॉक्ट्रिन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन। इसका सीधा सा मतलब है कि अदालतें कानून के ऊपर के रंग रूप को नहीं, बल्कि उसके असली इरादे को देखती हैं। अगर सरकार के पास कोई काम सीधे करने की पावर नहीं है तो वो उससे किसी और चोले में घुमा फिराकर भी नहीं कर सकती। इसका एक क्लासिक केस है केटी मोपिल नायर का। उस समय संपत्ति का अधिकार एक मौलिक अधिकार था, तो सरकार किसी की जमीन सीधे सीधे नहीं छीन सकती थी। तो सरकार ने क्या किया? एक तरकीब निकाली, एक जमीन पर इतना ज्यादा टैक्स लगा दिया कि कोई उसे चुका ही नहीं सकता था, और आखिर में जमीन सरकार की हो जाती। अदालत ने तुरंत इस खेल को पकड़ लिया और कहा कि ये छद्म विधान है। अब एक और सिचुएशन लेते हैं। मान लीजिए सरकार हेट स्पीच रोकने के लिए एक कानून बनाती है। बहुत अच्छी बात है, लेकिन कानून की भाषा इतनी गोलमोल और इतनी फैली हुई है कि वो नफरत भरे भाषणों के साथ साथ सरकार की सही आलोचना पर भी रोक लगा देती है। इसी को कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ ओवरब्रीच। अगर कोई कानून अपनी हद से ज्यादा फैलकर उन चीजों पर भी रोक लगा रहा है जो कानूनी हैं और संवैधानिक रूप से प्रोटेक्टेड हैं, तो उसे रद्द किया जा सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये समाज में एक चिलिंग इफेक्ट पैदा करता है। मतलब एक ऐसा डर बैठ जाता है कि लोग अपनी सही और कानूनी बात कहने से भी हिचकिचाने लगते हैं। अभी तक हमने देखा कि अदालतें कानूनों को कैसे जांचती परखती हैं, लेकिन उनका काम बस इतना ही नहीं है। कई बार उन्हें दो सही चीजों के बीच में, जैसे व्यक्तिगत आज़ादी और समाज की व्यवस्था के बीच, एक बहुत ही नाजुक बैलेंस बनाना पड़ता है। हाल ही में एक बहुत ही सेंसिटिव सवाल अदालतों के सामने आया। एक तरफ धार्मिक आज़ादी का अधिकार, दूसरी तरफ स्कूल के नियम। तो अदालत ये कैसे तय करे कि कौन सी धार्मिक प्रैक्टिस इतनी ज़रूरी है कि उसे संवैधानिक सुरक्षा दी जानी चाहिए?
यहाँ पर काम आता है डॉक्ट्रिन ऑफ एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस। इसमें अदालत ये देखती है कि क्या कोई प्रथा किसी धर्म का इतना ज़रूरी, इतना अभिन्न अंग है कि अगर उसे हटा दिया जाए तो उस धर्म का रूप ही बदल जाएगा। ये समझना ज़रूरी है कि हर धार्मिक रीति रिवाज को ये प्रोटेक्शन नहीं मिलता। कर्नाटक हिजाब मामले में अदालत ने इसी टेस्ट का इस्तेमाल किया। अदालत ने ये जानने की कोशिश की कि क्या हिजाब पहनना इस्लाम की एक आवश्यक यानी एसेंशियल प्रैक्टिस है, और अपने विश्लेषण के आधार पर कोर्ट इस नतीजे पर पहुंची कि ये एक एसेंशियल प्रैक्टिस नहीं है। इसलिए स्कूल यूनिफॉर्म के नियम को प्राथमिकता दी गई। इससे पता चलता है कि अदालतों को कितना मुश्किल बैलेंस साधना पड़ता है। तो आखिर में सवाल ये उठता है कि ये सारे अलिखित नियम, ये डॉक्ट्रिन्स इतने ज़रूरी क्यों हैं? ये सिर्फ वकीलों और जजों के लिए किताबी बातें नहीं हैं, ये हमारे लोकतंत्र की धड़कन की तरह हैं। इसको ऐसे समझिए, हमारा संविधान जो है वो एक कंप्यूटर के हार्डवेयर की तरह है, एक लिखा हुआ डॉक्यूमेंट, और ये सिद्धांत वो सॉफ्टवेयर हैं जो उस हार्डवेयर को चलाते हैं, उसे आज की नई चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार करते हैं। इन्हीं सिद्धांतों की वजह से हमारा संविधान सिर्फ 1950 में लिखी एक किताब नहीं रह जाता, बल्कि एक जिंदा सांस लेता हुआ दस्तावेज बन जाता है, जो वक्त के साथ खुद को ढालता है और आज भी हमारे लिए रेलेवेंट है। एक बहुत बड़े कानून के जानकार रॉस्को पाउंड ने कहा था, कानून को स्थिर होना चाहिए, लेकिन उसे स्थिर खड़ा नहीं रहना चाहिए। ये सिद्धांत स्थिरता और बदलाव के बीच इसी बैलेंस को बनाए रखते हैं। और ये हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पे लाकर छोड़ता है। अगर आज के दौर में जजों के लिए एक नया अलिखित नियम बनाने का मौका मिले, तो वो नियम क्या होना चाहिए और वो आज की किस बड़ी समस्या को सुलझाने के काम आएगा? इस पर सोचिएगा ज़रूर।